नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। हमारी +1 की है गद्य भाग लिया है हमने NCERT की +1 की किताब आरोह भाग 1 और पहला पाठ है हमारा दूध का दाम प्रेमचंद जी का। तो इससे पहले कि हम दूध के दाम की बात करें, हम सबसे पहले प्रेमचंद जी की बात कर लेते हैं। प्रेमचंद के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि प्रेमचंद से संबंधित कोई ना कोई 1-2 प्रश्न अवश्य आते हैं, तो इसलिए हम प्रेमचंद को अच्छे से करेंगे। देखिए, थोड़ा सा जीवन परिचय मैंने यहाँ दिया है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी जिले में लम्ही नामक स्थान पे हुआ था, लम्ही में हुआ था। और उनका वास्तविक नाम धनपत राय था और उर्दू में वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। ये थोड़ा सा प्रेमचंद का मैंने पहले भी बताया है आपको। और हिंदी की ओर आकृष्ट और हिंदी में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। और उन्होंने सरस्वती प्रेस के नाम से अपनी प्रकाशक संस्था भी स्थापित की, यानी कि सरस्वती प्रेस नाम से उनकी प्रकाशक संस्था थी, जहां वो किताबें और दूसरे पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करते थे। इनकी रचनाएं, प्रेमचंद ने 11.5 उपन्यास लिखे हैं। इनको जो ना उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से जाना जाता है। लगभग 350 के करीब जो है कहानियाँ लिखी है। 400 नहीं, 350 आएगी ये। 350 के करीब कहानियाँ हैं इनकी। और नाटक है, निबंध संग्रह है। तो उपन्यास में वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प और मंगलसूत्र अधूरा रह गया था उनका। और उसके अलावा जो है ना गोदान, उनका एक परिष्कृत या प्रौढ़ उपन्यास है। और गबन है, ये इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह, प्रेमचंद जी की 350 कहानियों को उनके मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित किया गया है। इसके अलावा जो है प्रेमधन में संकलित है इनकी कहानियाँ। और नाटक है इनके करबला संग्राम की वेदी। और उसके बाद है कुछ विचार विविध प्रसंग, ये इनके निबंध संग्रह। तो इस प्रकार ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। तो आइए देखिए, प्रश्नोत्तर करते हैं पहले पाठ के दूध का दाम के। इससे पहले कि मैं प्रश्नोत्तर करूँ, दूध के दाम के बारे में बता देती हूँ आपको। दूध का दाम क्या है? गांव का एक ठाकुर है जिसके 3 लड़कियां हो गई है और 3 लड़कियों पे एक लड़का होता है। जब लड़का होता है तो उसकी पत्नी को दूध नहीं उतरता। अब उसको दूध, डॉक्टरों ने कह दिया अभी इसको माँ का ही दूध पिलाना है। अगर माँ का दूध नहीं पिलाया जाएगा इसको तो बच्चा जो है वो जीवित नहीं रहेगा। तो उधर जो है ना गाँव की एक जो है वो जमादारनी है, उसका नाम है भूंगी। भोंगी क्या करती है, वह सोचती है कि जमींदार के जो है वो लड़का होगा तो मैं अच्छी सी वो लूँगी बधाई बधुई। तो इस प्रकार दोनों मियाँ बीबी बात करते हैं। और जैसे ही भोंगी के पास बुलावा आता है, क्योंकि वो पहले जो घरों में बच्चे पैदा होते थे तो दाई के रूप में जो है वो जमादारनी को बुलाते थे। तो उसके पास बुलावा आता है। वो अपने बेटे, मंगल नाम का बेटा है जो अभी 3 महीने का है, उसको वो ना धरती पे ही लिटा के चली जाती है और वहाँ जाती, महेश नाम है ठाकुर का। और सारा काम करती है। और बाद में जब दूध की समस्या आती है तो क्योंकि उसके छोटा बच्चा था भूंगी का, वैसे तो वो निमन जाति की थी, लेकिन जमींदार ने अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए निमन क्या, उसको तो अपने बेटे की परवाह थी। तो उसने कहा कि भूंगी अगर तू दूध पिला दे, तो भूंगी ने भी हाँ कर ली। अपने बेटे को तो पिलाती नहीं थी, उसको दूध पिलाती थी। तो भूंगी का दूध पी के वो जो महेशनाथ का बेटा था वो तो लंबा तगड़ा हो गया, और जो मंगल था वो बेचारा कमजोर रह गया, क्योंकि उसके हिस्से का जो है ना दूध तो उसको मिल जाता था और उसकी केयर भी नहीं होती थी। तो इस तरह करते करते ना फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है वो बहुत मोटा तगड़ा हो जाता है जमींदार का बेटा, और मंगल बिल्कुल दुर्बल रह जाता है। और फिर उनकी आपस में जो है वो कई बार घोड़ा घोड़ा बनने के लिए लड़ाई भी होती है। भूंगी की जो है गेहूं प्रजाति का सांप एक दिन वो नाला साफ कर रही थी, उसने उसको भूंगी को काट लिया था और भूंगी की मृत्यु हो गई। और मंगल की भी पहले ही मृत्यु हो गई थी प्लेग की बीमारी के कारण। उसकी गुद्दड़ की, जो भूंगी का पति था उसका नाम गुद्दड़ था, गुद्दड़ की मृत्यु पहले ही हो गई थी। तो अब मंगल हो गया अनाथ हो गया। और नीम के पेड़ था ठाकुर जमींदार के घर के सामने, वह उसके घर के आगे पड़ा रहता था और ऐसे ही उसका जीवन बीत रहा था। लेकिन उसका वहां पड़ा रहना भी लोगों को पसंद नहीं था, और वो जूठन खाता था महेश बाबू और उसके बेटे की। जो जूठ में बच जाता था वो खाता था। एक कुत्ता था जो है ना उसका मंगल का सहयोगी था, उसी की चटाई पे सोता था, एक पट्टी हुई चटाई। सर्दी गर्मी बरसात वो उसी नीम के नीचे रहते थे। और एक दिन उनको दुदकार देती है ठकुराई ने, क्योंकि उसके बेटा ने जाके उसकी शिकायत लगा दी। और फिर वो अपने घर पे जाके खंडर पे रोता है और अंत में कहता है कि लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता और मुझे दूध का दाम ये मिल रहा है। तो इस प्रकार कहानी का शीर्षक दूध का दाम। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने दोस्तों इसकी की। तो देखिए, आइए अब करते हैं हम प्रश्नोत्तर। बाबू महेशनाथ अपने गांव के क्या थे?
अपने गांव के क्या थे, जमींदार थे। बाबू महेशनाथ के कितनी बेटियां थी, अभी अभी मैंने आपको बताया। उनके 3 बेटियों पे जो है एक बेटा हुआ था, 3 बेटियां थी। चौथी संतान के जन्म के समय बाबू महेशनाथ ने किसे बुलाया था, उन्होंने जो न उसके समय भूंगी को बुलाया था। डिलीवरी के समय भूंगी का अपना बेटा कितने महीने का था, उसका अपना बेटा जो था वो 3 महीने का था, जिसको वो धरती पर लिटा के वहां पे चली आई थी, क्योंकि गुद्दड़ भी बधाई देने के लिए जा रहा था। और वो भी भूंगी ने महेशनाथ के बेटे को कितने समय तक दूध पिलाया, लगभग 1 वर्ष तक उसने अपना दूध पिलाया महेशनाथ के बेटे को। भूंगी को दान दक्षिणा में कितनी साड़ियां मिली, 2 साड़ियां मिली और बहुत सारा सामान मिला, जिसे भूंगी जो है ना उसमें गाड़ी में लाद के ले गई थी। भूंगी के पति का क्या नाम था, भूंगी के पति का नाम था गुद्दड़ सी। उसके बाद अगला हमारा, गुद्दड़ किस बीमारी से मर गया था, गुद्दड़ प्लेग की बीमारी से मर गया था। दोस्तों ये मैंने सारांश आपको पाठ का बताया है, तो उसी में से सारे प्रश्न कवर हो रहे हैं। भूंगी के किसके काटने से मर गई थी, सांप के। अगर मान लो सांप की प्रजाति पूछी जाए तो गेहूं प्रजाति की थी। जब भूंगी मरी तो उसका बेटा कितने वर्ष का था, जब भूंगी मरी तो उसका बेटा जो है वो 7 वर्ष का था, ये भी आएगा इसका। उसके बाद जब भूंगी मरी तो उसका बेटा कितने वर्ष का था, सॉरी ये रिपीट हो गया, उसका बेटा 5 वर्ष का था। ये 10वां प्रश्न जो है ना, भूंगी मरी जब उसका बेटा था 5 वर्ष का, ए आएगा। भूंगी के बेटे का क्या नाम था, भूंगी के बेटे का नाम था मंगल। और मंगल की किसके साथ गहरी संति थी, एक टामी नाम का कुत्ता था जिसके साथ उसकी बहुत दोस्ती थी, वो उसी के साथ बैठता, उसी के साथ खाता, तो उसके साथ उसकी बहुत पटती थी। और फिर अगला प्रश्न है हमारा, सुरेश का रोना किसकी आवाज़ जैसा था, रेल के इंजन की आवाज़ जैसा था। लेखक ने कहा है कि ज़्यादा लाड प्यार ने जो उसकी बुद्धि के साथ किया वही, जो उसके शरीर के साथ किया वही उसकी बुद्धि के साथ किया। यानी कि वो शरीर से मोटा थुलथुला था और बुद्धि भी उसमें इतनी अधिक नहीं थी। वो सारा दिन लाड प्यार में रहता था और खाने की लगी रहती थी। जब वो रोता था जोर जोर का तो भोपू की तरह, रेल की इंजन की तरह उसकी आवाज आती थी। तो इस प्रकार का जिक्र लेखक ने किया है। तो देखिए ये, अब इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं हमारे, जैसे सुरेश ने माँ से क्या शिकायत की, सुरेश ने कहा कि मंगल ने मुझे छू लिया। जमींदार ना प्रायश्चित करने की बात किसने कही, कई लोगों ने कहा ना वो 1 साल का बच्चा हो गया, तब उनको कहा कि भाई आप प्रायश्चित करो। तो जो मोटेराम शास्त्री थे गाँव के पंडित, उन्होंने जमींदार को प्रायश्चित करने की बात कही। 1 साल तक तो फिर जमींदार ने कहा जो मेरे बेटे के रगों में जो खून दौड़ रहा है उसका प्रायश्चित कैसे होगा। जमींदार था इस कारण सारे लोग चुप हो गए, किसी ने जो न ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात की तरफ। तो इस प्रकार जो है ये उस समय की जो है वो रूढ़ी परंपराएं था, उन पे भी एक करारा कटाक्ष है। और एक निम्न वर्ग के लोग किस प्रकार अपनी यहाँ तक कि अपना दूध तक भी माँ जो है दूसरों को दे देती है, इस बारे में जो ना मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है। अगला देखिए, दूसरा पार्ट है हमारा कृष्णा सोबती का मियां नसरुद्दीन। अब कृष्णा सोबती के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं, मियां नसरुद्दीन को फिर देखेंगे। महिला कथा लेखिकाओं में अपनी विशिष्ट पहचान है कृष्णा सोबती की। इनका जन्म 18 जनवरी 1925 ईस्वी को पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। ध्यान रखना ये गुजरात पाकिस्तान का है। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला तथा दिल्ली में हुई थी। इनका संबंध दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ शिक्षा केंद्र से भी रहा है। इन्हें साहित्य का अकादमी बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी अकादमी, शिरोमणि सम्मान आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें साहित्य अकादमी ने 72 सदस्यता भी प्रदान की है, यानी कि साहित्य अकादमी की ये सदस्य भी है। उसके बाद अगला हमारा कथा लेखिकाओं में कृष्णा सोबती का प्रमुख स्थान तो है ही है। इन्होंने कहानियां, उपन्यास, रेखा चित्र आदि लिखे हैं और यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर इन्होंने लिखा। भारत पाकिस्तान के विभाजन, नारी शक्ति आदि इस प्रकार के मार्मिक टॉपिक उठाए हैं इन्होंने। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना आप, एक आदि जरूर आ जाती है। जिंदगी नामा, उपन्यास, दिलो दानिश, लड़की, समय सरगम, सारी इंपॉर्टेंट है। मित्रों मरजानी, डाल से बिछुड़ी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, और संस्मरण, शब्द चित्र, शब्दों के आलोक में हम हसमत, ये इनके संस्मरण और शब्द चित्र है, जिसको रेखा चित्र या शब्द चित्र कहेंगे हम। तो इस प्रकार इनकी रचनाएं हैं। चलिए दोस्तों अब मियां नसरुद्दीन की बात कर लेते हैं। इससे पहले कि ये प्रश्नोत्तर शुरू करें, मियां नसरुद्दीन जो है वो क्या है, एक बूढ़े व्यक्ति है जो रोटी बनाने का, नान बाई कहते हैं, और रोटी पकाने का काम करते हैं। वो कहते हैं 56 प्रकार की रोटी बनाते हैं, अलग अलग रोटियों के नाम देते हैं और अपने बाप दादा का जिक्र करते हैं कि वो भी यही काम करते थे। और जब लेखिका वैसे है ना अनायास ही उधर से गुजर रही थी तो उन्होंने पटपट की आवाज सुनी, तो उसने सोचा कि कोई सेवियां बना रहा है, लेकिन जब जाके देखा तो वहाँ रोटी बन रही थी। तो उसने मियां नसरुद्दीन से पूछना चाहा, लेकिन मियां नसरुद्दीन अलग मिजाज के व्यक्ति थे। वो अपनी कला को, अपनी रोटी बनाने की कला को ही बहुत सब कुछ मानते थे और बड़े शाही अंदाज में जो है ना वो बैठे हुए थे वहाँ पे। मसीही अंदाज कहा लेखक ने उनके बैठने का। और उन्होंने कहा कि पेशानी पर
उम्र के उभरे हुए भाव और चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। इस प्रकार थोड़ा सब चित्रांकित किया लेखिका ने। लेखिका अपनी सहयोगी के साथ थी। लेखिका ने बहुत सारे सवाल पूछे उनसे, तो वो सारी बातें बताते हैं और कौन सी रोटी बनाते हैं और इसमें उन्होंने महारत कैसे हासिल की है, सारा कुछ इस पाठ में बताते हैं। तो मियां नसरुद्दीन के बारे में पाठ हमारा। उसके बाद मियां नसरुद्दीन किस कला में निपुण थे? वो रोटी पकाने की कला में निपुण थे। मियां नसरुद्दीन किन के मसीहा थे? वो नान भाइयों के मसीहा थे। मियां नसरुद्दीन को लेखिका ने नान भाइयों का मसीहा कहा क्योंकि वो मसीही अंदाज में चारपाई पे बैठे हुए थे। लेखिका किस महल की तरफ से गुजर रही थी? मटिया महल की तरफ से गुजर रही थी लेखिका। तब उसने पटपट की आवाज सुनी। मियां नसरुद्दीन की दुकान किस मोहल्ले में थी? उनकी गढ़ैया मोहल्ले में थी उनकी दुकान। उसके बाद है अगला हमारा 5वां प्रश्न, मियां नसरुद्दीन किस घर पर बैठे थे? यानी कि किस घर नहीं है, किस पर बैठे थे? वो चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे, यानी कि चारपाई पर। मियां नसरुद्दीन ने किस हजारी के अंदाज से सिर हिलाया? उन्होंने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, जैसे लेखिका ने प्रश्न किए उनसे। तो मियां नसरुद्दीन एक और था मियां नसरुद्दीन जो है ना अखबार नवीस यानी कि पत्रकारों को खुराफातों की बात करता है। मियां नसरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? मियां बरकत था उनके पिता का नाम, मियां बरकत। और उनके दादा का मियां कल्लन था। मियां नसरुद्दीन के पाठ की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती है मियां नसरुद्दीन पाठ की लेखिका। अगला प्रश्न है, अखबार बनाने वालों को और पढ़ने वालों को मियां नसरुद्दीन क्या कहते थे? निठल्ला कहते हैं। वो कहते हैं हम अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले सारे निठल्ले हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है वो अखबार बनाते हैं और पढ़ते हैं। मियां नसरुद्दीन के दादा का नाम क्या था? कल्लन मियां था मियां नसरुद्दीन के दादा का नाम। मियां नसरुद्दीन ने खोजियों की खुराफात किसे कहा है? उन्होंने खोजियों की खुराफात जो है वो अखबार नवीस को कहा है, यानी कि जो अखबार वाले पत्रकार यानी उनको उन्होंने अखबार नवीस को कहा है। मियां नसरुद्दीन ने के अनुसार रोटी जनाब पकती है, किससे पकती है रोटी? रोटी तो हाथ से पकती है। और मियां नसरुद्दीन ने एक धर्रा भी छोड़ा था लेखिका आगे के, हमारे पूर्वज तो ऐसे थे जो बादशाह सलामत के रोटी बनाते थे और उन्होंने बिना आग पानी के ही रोटी बना दी थी। जब लेखिका ने ज्यादा पूछना चाहा तो फिर वे चिढ़ गए थे। मियां नसरुद्दीन कितने वर्ष के हो चुके थे? 70 वर्ष के हो चुके थे भी। मियां नसरुद्दीन के पिता की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? उनके पिता की मृत्यु 80 साल की उम्र में हुई थी। मियां नसरुद्दीन बड़े शाही अंदाज में ये बात लेखिका को बताते हैं। मियां नसरुद्दीन ने भट्टी सुलगाने के लिए किसे कहा था? अब उन्होंने बब्बन मियां था उनका शागिर्द, उसको उन्होंने कहा कि भट्टी सुलगा ले। बब्बन को कहा था उन्होंने भट्टी सुलगाने के लिए बब्बन। उसके बाद है, मियां नसरुद्दीन कारीगरों को आटे के प्रति मन कितने रुपए मजदूरी देते थे? अब वो प्रति मन जो है ना आटे के अपने कारीगरों को 2 रुपए और जो मैदा थे उसके 4 रुपए देते थे। उसके बाद है अगला हमारा, मियां नसरुद्दीन कारीगरों को मैदे के प्रति मन कितने रुपए देते थे? मैदे के वो 4 रुपए देते थे, 4। उसके बाद मियां ने रुखाई से जैसे क्या काट दी? जैसे फांकी काट दी उसने, यानी कि बिल्कुल रुखा व्यवहार किया। जब उनके पूर्वजों के बारे में लेखिका जानना चाह तो तुन की रोटी किससे भी ज्यादा महीन होती है? वो जो ना तुन की रोटी पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है, यानी कि बहुत ही पतली होती है। निकाली कहाँ से और निकली तथा हजम? कहता है कि क्या निकाली कहाँ से और निकली के? तंदूर से। रोटी जो है ना तंदूर से निकली और हजम नहीं हो, कहता है मियाँ। उसके बाद मियां नसरुद्दीन कितनी प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर थे? वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। मियां नसरुद्दीन का चेहरा किसकी मार से पका हुआ था? मौसमों की मार से पका हुआ था उनका चेहरा। अगला है, पेशानी किसे कहा गया है? माथे को पेशानी। पेशानी पर मौसमों की मार से उभरे हुए जो है ना इस प्रकार लेखिका ने जिक्र किया है। रंगरेज क्या होता है? रंगरेज होता है कपड़ा रंगने वाला, उसको रंगरेज कहते हैं। उसके बाद है, शीरमाल क्या होता है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, शीरमाल किसे कहते हैं? शीरमाल जो है वो एक रोटी का प्रकार है, रोटी को कहते हैं। उसके बाद अगला है हमारा, अप्पू के साथ 2.5 वर्ष। अगला पाठ हमारा, लेखक जो है वो सत्यजीत रे है, फिल्मकार सत्यजीत रे वही लेखक है। मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था ये, इस पर फिल्म भी बन चुकी है और इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। तो ये सत्यजीत रे का जो है अप्पू के साथ 2.5 साल की। अप्पू जो है एक पात्र है, अप्पू के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सत्यजीत के बारे में बात कर ले। सत्यजीत जो है वो बंगाल में इनका जन्म हुआ और ये मूल रूप से जो है फिल्मों के लिए लिखते हैं। सत्यजीत राय ने बंगला में बच्चों के और किशोरों के लिए लेखन का बड़ी संजीदगी से किया है। बच्चों की बहुत सारी फिल्म बनाई है। जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे पशु पक्षियों का संसार भी इन्होंने प्रमुख रूप से रचनाएं हैं। प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि इनकी रचनाएं हैं। और इनकी फिल्म है अपराजिता, पथेर पांचाली, अप्पू का संसार, जल सागर और देवी चारुलता,
और महानगर, गोपी गाय ने बाका बायरे, ये बंगला में बनी है सारी, और शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, ये हिंदी की फिल्में इनकी। फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए श्री रवि इनको जो है वो फ्रांस का लेखन डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों के लिए इनको ऑस्कर तथा भारत सहित फिल्म जगत का प्रत्येक महत्वपूर्ण सम्मान इनके नाम है। तो अप्पू के साथ 2.5 वर्ष की बात कर लेते हैं, आगे पढ़ें इससे पहले। अप्पू क्या है? एक पात्र है जो कहानी का, एक फिल्म का पात्र है, बच्चा है वो, और उस पर कहानी बनती है। दुर्गा और अप्पू 2 बहन भाई है, और दोनों जो है वो किस प्रकार अपना जीवन, सामान्य जीवन की बात है, किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार वो भागते हैं। तो ये सारी जो ना वो कासवन के फूलों में जाते हैं, रेल को चलता हुआ देखते हैं, इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों का उल्लेख करके जो है ना हमारे लेखक ने इस लेख की रचना की है। तो देखिए, अप्पू के साथ यह साल पाठ का लेखक, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो उसका नाम है सत्यजीत रे। क्या है? बी, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे का जन्म कब हुआ था? 1921 में इनका जन्म हुआ था। और सत्यजीत राय का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, यानी कि कोलकाता आएगा यहाँ पे। भारत सरकार ने सत्यजीत राय को किस सम्मान से सम्मानित किया है? भारत रत्न से, यानी कि भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है उनसे इनको सम्मानित किया गया है। सत्यजीत राय की प्रसिद्धि हिंदी फिल्म सदगति से हुई, बहुत ही फेमस हुए सदगति हिंदी फिल्म से इनको प्रसिद्धि मिली। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित पहली बांग्ला फिल्म कौन सी है? पथेर पांचाली फिल्म है पहली इनकी। उसके बाद है अगला, अप्पू के साथ 2.5 साल साहित्य की कौन सी विधा के में लिखा गया है? तो ये जो है एक संस्मरण है कि वो 2.5 साल में वो फिल्म पथेर पांचाली बन के तैयार हुई थी। तो उसका जो पात्र था अप्पू, उसके साथ 2.5 साल किस प्रकार बिताए उन्होंने। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म के अनुभवों से आधारित है? पथेर पांचाली फिल्म के अनुभव पर आधारित है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? 2.5 साल तक चला उसकी शूटिंग का काम। पथेर पांचाली की शूटिंग के समय लेखक के साथ पर्याप्त क्या नहीं था? पर्याप्त धन नहीं था, यानी कि पैसा नहीं था। वो विज्ञापन कंपनी में काम करते, धन कमा के लाते, और जब इकट्ठा हो जाता तब वो फिल्म बनाते थे। अप्पू की भूमिका के लिए कितने वर्ष का लड़का नहीं मिल रहा था? उनको एक 6 साल का लड़का चाहिए था जो नहीं मिल रहा था। उसके लिए बहुत सारे लोगों के ऑडिशन दिए। एक बार तो एक लड़की आ गई और बाल कटवा के अभी ताजा ताजा पाउडर वगैरह डाल रखा था। जब उससे पूछा गया तो पता चला कि वो लड़की है। नाजुक आवाज में बोलने वाले का नाम क्या था? वो नाजुक आवाज में बोलने वाली लड़की का नाम था टिया। उसके बाद है कौन बनर्जी पथेर पांचाली में अप्पू बना था? उनके पड़ोस का ही लड़का था सुबीर बनर्जी, जो पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू बना था। इंदिरा ठाकुराइन की भूमिका निभाने वाली चुन्नी बाला कितने वर्ष की थी? 80 वर्ष की थी चुन्नी बाला। और भगवान का यह अच्छा वो रहा संयोग कि वो सही सलामत रही 2.5 साल तक। पालसीट गांव कलकत्ता से कितने दूर है? पालसीट गांव जहां ये शूटिंग हो रही थी वो कलकत्ता से 70 किलोमीटर दूर है। उसके बाद दुर्गा के पीछे दौड़ते हुए अप्पू किस फूलों के वन में पहुंचता है? वो कासवन फूलों में भूलता है। कास फूलों में, कासवन के फूल है, वह सफेद धरातल है उनका, मतलब सफेद रंग के है वो। भूलों की भूमिका के लिए कितने कुत्तों ने काम किया था? 2 ने किया था। एक मर गया था, फिर दूसरा कुत्ता लाए और वो उससे मिलता जुलता था, लेकिन फिल्म में जो ट्रिक अपनाई गई थी किसी को पता भी नहीं चला कि ये दूसरा कुत्ता है। उसके बाद अप्पू की माँ का नाम क्या था? सर्वजया था अप्पू की माँ का नाम, सर्वजया। और शूटिंग की दृष्टि से कौन सा गांव अधिक उपयुक्त था? बोडाल गांव जो है वो अधिक उपयुक्त था, वहाँ पे अच्छी लोकेशन मिल जाती थी इनको। भूपेन बाबू क्या देखकर सहम गए थे? साउंड रिकॉर्डर है यहाँ भूपेन बाबू। एक दिन साउंड रिकॉर्डिंग हो रही थी तो लेखक ने उससे पूछा ओके, तो उनकी कोई आवाज़ नहीं आई। जब उन्होंने झाँक कर देखा तो देखा कि अंदर एक बहुत बड़ा सांप है। सांप देखकर सहम गए थे। हिटलर कहाँ का तानाशाह था? जर्मनी का तानाशाह था हिटलर। तो चर्चिल, एक वहाँ पर पागल आदमी होता जाए शूटिंग करते, वो हिटलर और चर्चिल का नाम लेता है और उनको गालियां निकालता है, तो इसलिए हिटलर और चर्चिल का जिक्र है यहाँ पे। चर्चिल किस देश के प्रधानमंत्री थे? वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। और ये दूसरे विश्व युद्ध की बात है उस समय की। अब्दुल गफ्फार खां को किस गांधी के नाम से जाना जाता था? उसको सीमांत, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। राजकीय मुद्दों पर भाषण देने वाला इनका पड़ोसी था एक
कौन था, एक धोबी था जो किसी भी टॉपिक पे जो नेतागिरी करता था और भाषण देने शुरू कर देता था। सुबोध दा किस बीमारी से ग्रस्त थे? सुबोध दा मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे। यही है वो सुबोध दा जो चर्चिल और उनकी बात करते थे, वो पागल था, यानी कि मानसिक बीमारी से ग्रस्त था। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ संपन्न हुआ। आइए चौथा पाठ देखते हैं। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त का है। दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त के बारे में तो जितनी हम बात करें उतनी कम है। ये वो हमारे हिंदी के पुरोधा है जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा के जिला झज्जर के गांव गुड़ियानी में हुआ था 1865 ईस्वी में। इनके पिता का नाम लाला पूरनमल तथा पिता में यानी कि दादा का नाम लाला गोवर्धन दास था। इनकी जो न परिवार बक्सीराम वालों के नाम से प्रसिद्ध है। और इनके एक चाचा की युवावस्था में ही मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण विधवा चाची ने किया था। और 15 वर्ष की छोटी सी आयु में इनका विवाह है रेवाड़ी में हो गया था। गुप्त जी अपने समय में कुशल संपादक भी रहे हैं। इन्होंने संपादन कार्य भी किया है और विनोद प्रिय लेखक भी रहे हैं, यानी कि चुटीले निबंध लिखे हैं इन्होंने उर्दू के 2 पत्रों अखबार चुनार तथा कोहिनूर का संपादन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अखबार चुनार और कोहिनूर का संपादन करने वाले। और बाद में इन्होंने 3 दैनिक पत्रों यानी कि हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी तथा भारत मित्र का संपादन किया। ये तीनों याद कर लेना दोस्तों अच्छे से, यानी कि हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र। भारत प्रताप तथा भारत मित्र पत्रों से जुड़ने का इन्होंने लेखक कार्य में विशेष क्षमता प्राप्त की। और गुप्त जी का देहावसान 42 वर्ष की अल्पायु में हो गया था 1907 में, लेकिन इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में ही इतना नाम कमा लिया था। अब इनकी रचनाएं देखिए। गुप्त जी की रचनाओं में 5 संग्रह है अब तक प्रकाशित हो चुके। शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू इनका एक प्रिय पात्र है, काल्पनिक पात्र है। शिव शंभू के चिट्ठे स्फुट कविताएं हैं और गुप्त निबंधावली, चिट्ठे और खत। और इन 5 संग्रहों में इनकी अनेक गद्य रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। और इनके 50-60 महत्वपूर्ण निबंध अभी भी है प्रकाशित है, यानी कि अभी भी प्रकाशित होने बाकी है। तो इस प्रकार ये हमारा जो है गुप्त जी का जीवन परिचय था। विदाई संभाषण की यदि बात करें हम, तो ये ना 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड कर्जन जो है ना 2 बार यहाँ का वायसराय बना था भारत का। पहले बंगाल के वायसराय बनते थे, बाद में जो है वो सारे बंगाल वाले ही सारे भारत के बनने लगे। तो ये 2 बार बना, 1899 से 1904 और 1904 से 1905। जब ये 1905 में बंगाल विभाजन किया तो इससे बड़ी थू थू हुई और उसके बाद इसको भारत से जाना पड़ा। कहते हैं कि यहाँ से जब लॉर्ड कर्जन गया तो उसके यहाँ इतने ऐशो आराम से रहता था और वहाँ लंदन में जाके उसकी बहुत ही ज़्यादा दुर्गति हुई। तो लेखक कहता है कि 8 लाख बंगालियों ने उस समय गिड़गिड़ा के इससे पैरों में भीख मांगी थी कि बंगाल का विभाजन ना कर, लेकिन इसने बिल्कुल नहीं मानी वो बात। और कहते हैं तब तो ये अपने आप को भगवान मानता था, लेकिन जब यहाँ से ये जो ना गया इस तरह से, तो कहते भारतीय तो बड़े नम्र हृदय होते हैं, वो तो ऐसे दुष्ट की विदाई पर भी जो है शोक मनाते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ निबंध है ये। विदाई संभाषण पाठ के लेखक का नाम बताइए। लेखक तो हमारे बाल मुकुंद गुप्त ही है। उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1865 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, डी आएगा इसका। उसके बाद अगला है हमारा बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? गुड़ियानी, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में गुड़ियानी गाँव में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के में सक्रिय क्या थे? अब वो क्या सक्रिय पत्रकार थे वो एक, यानी कि ए आएगा। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो पत्रकार थे एक क्योंकि उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। बाल मुकुंद गुप्त का निधन कब हुआ था? 1907 में उनका निधन हो गया था अल्पायु में ही। आप इस देश से अलग होते हैं, काज से क्या है, यहाँ से भगाए जाते हैं, यानी कि यहाँ से विदा किए जाते हैं। उसके बाद है लेखक के अनुसार वायसराय और इस देश के निवासियों के बीच कौन सी शक्ति है? वो तीसरी शक्ति है। वो तीसरी शक्ति जो है ना लेखक ने 2 रूपों में कहा है, एक तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया और एक भगवान। तो उसके बाद लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार आए थे? वो 2 बार वायसराय बने थे भारत के। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। बिछड़ने के समय वैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है? शांत रस का आविर्भाव होता है या करुण रस का आविर्भाव होता है? लेकिन लेखक ने कहा है यहाँ वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव होता है, यानी कि मन में जो है हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं और नई बातों को सोचने लगते हैं। उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत आने पर कहाँ उतरे थे? वो बम्बई में उतरे थे दूसरी बार जब भारत आए थे, और बड़े ठाठ
मराठ से आए थे वो तो यूँ सोच रहे थे कि मैं ही सब कुछ बना सकता हूँ। लॉर्ड कर्जन इस देश में क्या फैला रहे थे, अशांति फैला रहे थे, इसी कारण उनकी आलोचना हुई थी। और उसके बाद अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर किसके समान नचाया? पानी की बूंद जिस प्रकार गर्म तवे पे नाचती है, इस प्रकार लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों को नचाया। उसके बाद लॉर्ड कर्जन और उसकी लेडी की कुर्सी किसकी थी? सोने की थी उनकी कुर्सी, और राजा की चांदी की होती थी। उसके बाद जुलूस में लॉर्ड कर्जन किस पर सवार थे? जो जुलूस में जो है वो लॉर्ड कर्जन हाथी पर सवार थे, ये आएगा इसका। अगला प्रश्न है, लॉर्ड ने किस लाट के मुकाबले पटकनी खाई थी? उन्होंने जंगी लाट के मुकाबले जो है वो पटकनी खाई थी, ये जंगी। उसके बाद है, कितने करोड़ प्रजा के कहने पर लॉर्ड ने ध्यान न देकर बंग विच्छेद किया था? 8 करोड़ भारतीयों, 8 करोड़ आएगा यहाँ पे। उसके बाद है अगला हमारा, किसके हाथ में संचालन की बागडोर हो, यह वह कहलाता है? वह सूत्रधार कहलाता है, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो। इस दुनिया का सूत्रधार भगवान है। लॉर्ड की जिद किससे भी बढ़कर थी? नादिर से बढ़कर थी। कहते हैं जब नादिर ने 1739 में दिल्ली में कत्लेआम किया था, वो भी मान गया था जब रंगीले ने जो है वो माफी मांगी थी और समर्पण कर दिया था। लेकिन लॉर्ड की जिद तो उससे भी बड़ी थी। दिल्ली में कत्लेआम किसने किया था? नादिर शाह ने किया था दिल्ली में कत्लेआम। उसके बाद है अगला, जार शब्द किस देश के तानाशाह के लिए प्रयुक्त होता है? रूसी तानाशाह जो है उसको जार कहते हैं। उसके बाद ये था हमारा पाठ। अगला पाठ है हमारा गलता लोहा, शेखर जोशी इसके लेखक। गलता लोहा क्या है दोस्तों? यहाँ पे एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा। पहले शेखर जोशी को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार शेखर जोशी का जन्म 1932 कोलमाड़ा उत्तराखंड में हुआ था। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में हिंदी साहित्य जगत में एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अलग अलग ढंग की कहानियां लिखी। धीरे धीरे इन्हीं कहानियों से मिलती जुलती अनेक कहानियां लिखी जाने लगी और इस प्रकार जो है इसी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वास्तविकता के धरातल पर खड़े होकर ये कहानियां लिखते थे। कहानीकार शेखर जोशी की रचनाओं में अब जो कहानीकार शेखर जोशी है, इनकी रचनाएं देखिए क्या क्या है। कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा और नौरंगी बीमार है, शब्द चित्र आदि इनकी ये रचनाएं हैं प्रमुख। उसके बाद जो है इनका जो पाठ है गलता लोहा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गलता लोहा पाठ जो है, मोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार ब्राह्मण परिवार का बच्चा है जो कुशाग्र बुद्धि है, पढ़ना लिखना चाहता है लेकिन साधन नहीं होने के कारण वो नहीं पढ़ पाता। वो उसके पिता जो है उसको शहर में भेज देते हैं और उसके कोई जो ना परिवार का एक लड़का है रमेश उसके पास, लेकिन वहाँ जाके जो कुशाग्र बुद्धि बच्चा था मोहन, वो वहाँ जाके बिल्कुल पिछड़ जाता है क्योंकि उसको सारे मोहल्ले की औरतें अपना काम करवाती है और उस पे ध्यान नहीं देती, पढ़ाई पे कोई भी। उनको तो एक फ्री का नौकर मिल जाता है और अंत में क्या होता है कि उसको एक डिप्लोमा सा करवा दिया जाता है 8वीं के बाद। और एक उसका धनपत एक लुहार होता है जो उसके धनराम, जो उसी के साथ पढ़ता है, जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं था। और एक उनका मास्टर होता है त्रिलोक सिंह, जो अना मोहन को कहता है कि ये नाम रोशन करेगा गांव का। और वो जो धनराम को जबान के चाबुक मारता है कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा, उसमें विद्या का ताप कहाँ से लगेगा, ऐसी सी बातें बोलता है। तो इस प्रकार जो ना जब एक दिन क्या होता है, मोहन अपने गाँव में आया हुआ था और दाती लगवाने के लिए जाता है धनराम के पास, और फिर धनराम एक छल्ला सा बना रहा होता है और उसमें से मोहन ले लेता है और बड़े सुडोल ढंग से छल्ला बनाता है। तो धनराम के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी क्योंकि ब्राह्मण लोग जो ना उनके टोले में जाके कभी बैठते भी नहीं थे। तो ये दिखाया कि किस प्रकार एक कुशाग्र बुद्धि बच्चा एक जो है ना निम्न दर्जे के बच्चे की तरह जो है वही लोहा मोड़ना इस प्रकार की चीज सीखता है, लेकिन वो टेक्निकल रूप से मोड़ देता है उनको। यही सारा दिखाया गया है कि अपने ही परिवार के लोग किस प्रकार शोषण करते। मोहन के पैर अनायास ही किस टोले की ओर मुड़ गए? शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए उसके अनायास ही। उसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, मोहन के मन में किसकी ऑफर की अनुगूंज शेष थी? धनराम के ऑफर की अनुगूंज शेष थी उसमें, धनराम। उसके बाद है धनराम का क्या काम करता था? धनराम एक लोहार का बेटा था और उसने कब अपने पिता के काम को करना शुरू कर दिया वो कहता है मुझे पता ही नहीं चला। निहाई किस चीज का बना ठोस टुकड़ा होता है? वो लोहे का बना एक ठोस टुकड़ा होता है जिसके ऊपर मार के जो ना कोई भी चीज को पहनना किया जाता है। मोहन के पिता का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहन के पिता का नाम वंशीधर था। वंशीधर ने कहाँ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए ये दुर्दि पाठ करना था? उन्होंने गंगा नाथ जाकर जो ना
गणनाथ जाकर उनको रुद्री पाठ करना था। ये आएगा कितने मील की सीधी चढ़ाई अब वंशीधर के बुत्ते की, यानी कि उसके बस की नहीं थी। 2 मील की सीधी चढ़ाई थी जहां वो अपने यजमानों के पाठ करने जाता था, वो उसके बस की नहीं थी। मोहन हसुए की धार बनवाने के लिए किसके पास जाता है? वो धनराम के पास जाता है हसुए की धार बनवाने के लिए। हसुआ मतलब दरांती जिसको बोलते हैं। मोहन के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कौन थे? उनके जो गांव का अध्यापक था वो मास्टर त्रिलोक सिंह था। किसकी दुकान में से हुक्के का आखिरी कस खींच कर मास्टर जी ने जो है विद्यालय आते थे? अब वो गोपाल सिंह की दुकान पे बैठते थे और स्कूल में सारा काम जो ना मोहन करवाता था, प्रार्थना वगैरह, वो वहाँ बैठ के हुक्का पी के आते थे। गलता लोहा पाठ के लेखक का नाम बताइए। शेखर जोशी है गलता लोहा के पाठ का नाम। उसके बाद शेखर जोशी का जन्म अगला प्रश्न है, शेखर जोशी का कौन सा सम्मान मिला? उन्हें पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद है, धनराम को मास्टर जी की किस चीज का डर रहता था? उनको मास्टर जी की छड़ी का डर रहता था, क्योंकि मास्टर जी जो ना जिसको दंड देते थे उसी से छड़ी मंगवाते थे, उसी के मारते थे। मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य कौन था? मोहन था उनका चहेता शिष्य, क्योंकि मोहन कुशागर बुद्धि था। धनराम ने किस कक्षा तक विद्यालय का मुंह देखा? 3री कक्षा तक गया वो विद्यालय में। वंशीधर ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ किसके पास भेजा था? उनके परिवार का एक चचेरा भाई था रमेश, उसके पास भेजा था। रमेश मोहन को क्या समझता था? रमेश मोहन को एक फ्री फंड का नौकर समझता था। उसके बाद है, मोहन ने कहाँ तक पढ़ाई की? मोहन सिर्फ 8वीं दर्जे तक पढ़ा, आगे उसका एडमिशन ही नहीं कराया। बाद में बड़ी मेहनत करने के बाद उसको एक टेक्निकल ITI में डाल दिया गया। मोहन धनराम ने किस पर धार लगवाने गया था? वो हसुए पे धार लगवाने गया था धनराम के पास। मोहन की आंखों में किसकी चमक थी? एक सर्जक की चमक थी उसकी आंखों में। उसके बाद है अगला, 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को कहाँ भर्ती कराया गया? उनको तकनीकी स्कूल में भर्ती कराया गया, यानी कि ITI में। धनराम को जब वंशीधर ने मोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे कहाँ काम करते हुए बताया? उन्होंने कहा कि वो सेक्रेटेरिएट में काम कर रहा है, क्योंकि उसने तो एक झूठी बात पाल रखी थी। और इस प्रकार जो है हमारा ये पाठ पूरा हुआ। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लाइक पे ही मेरा प्रोत्साहन होता है, और आप लाइक करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद।